तो आज हम करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेएसएससी जेई जनरल का। इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई हैं। एक बार पढ़ लीजिए, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स से पिछले बार जेएसएससी जेई में सवाल पूछे गए थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तीनों को पढ़ना है। हालांकि ये टॉपिक सिविल का है, ठीक है, तो तीनों को ही आपको पढ़ना है, पता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों को पढ़ना है। तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जेएसएससी जेई जनरल में, सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और नए चैनल में आप ही लोगों के लिए मैंने बनाया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और यदि पुराने चैनल में मुझे देख रहे हैं एनालाइज फॉर यू में, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ पे देखिए, इसके थ्योरी पोर्शन है ये। इसके बाद एक एमसीक्यू बनाई जाएगी। सिर्फ यदि एमसीक्यूज करने जाएंगे इसका, बहुत बड़ी गलती करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थ्योरी पोर्शन जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद एमसीक्यू मेरी वीडियो आएगी। तो आज हम करेंगे स्टोन बिल्डिंग मटेरियल्स का मतलब है कि बिल्डिंग बनाने के लिए या जैसे एक रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। जैसे स्टोन की जरूरत होगी, सीमेंट की जरूरत होगी, पेंट की जरूरत होगी, पोजोलाना की जरूरत होगी। तो कई प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जिसमें से आज हम करने जा रहे हैं स्टोन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे स्टोन की हम लोग बात करें तो स्टोन जो है रॉक से मिलता है, आपको पता है, ठीक है। तो रॉक से जो स्टोन मिलता है, तो यह स्टोन को हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है जियोलॉजिकल, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है केमिकल। अब ये क्या चीजें हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए, जियोलॉजिकल की हम लोग चर्चा करें तो उसका मतलब सिंपल सा है कि ये बना कैसे है, इसकी मतलब कि कैसे ये बना। क्या ये लावा से बना, मतलब कि हमारे धरती में आया कैसे, इसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग ओरिजिन कह सकते हैं कि कैसे ये उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है आगे यदि क्लासिफाई करें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, तो कई प्रकार के आपको मिलेंगे। जैसे इग्नियस रॉक, ठीक है, तो इग्नियस रॉक जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इग्नियस रॉक क्या होता है भाई, तो इग्नियस रॉक जो बनता है वो मैग्मा की कूलिंग होने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉक काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता है। और ये मैग्मा, आपको पता है कि जब धरती में जो मोल्टन मेटल है, जो मैग्मा है, वो निकलती है बाहर, तो लावा का फॉर्म में निकलती है, वो धीरे धीरे ठंडा होती है, जिसके कारण यहाँ पे कई प्रकार के स्टोन बनते हैं। तो इग्नियस रॉक आप जब देखेंगे तो कुछ सरफेस में बनेगा, मतलब कि धरती के ऊपर में बनेगा, कुछ नीचे में भी बनता है, अंदर में भी बनता है, ठीक है, जहां से लावा निकल रही है तो नीचे में भी बनेगा। तो उसी आधार पे हम लोग बात करें तो इग्नियस रॉक को आगे हम लोग और भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा गया इग्नियस रॉक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इग्नियस रॉक को कैसे। तो सबसे पहले है वॉल्केनिक रॉक, ठीक है। तो वॉल्केनिक रॉक इसे कहते हैं जो कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अर्थ सरफेस। तो सरफेस में जो यहाँ पे जो आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब कि लावा के निकलने से जो सरफेस में आपको रॉक मिल रही है, उसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक। तो ये एग्जांपल है बेसाल्ट और ट्रैप। तो बेसाल्ट काली कलर की जो है, झारखंड में काफी ज्यादा मिलेगी। साहेबगंज चले जाइए, पाकुड़ चले जाइए, पाकुड़ का जो बेसाल्ट रॉक है, राजमहल की पहाड़ी चले जाइए, ठीक है। तो ये जो साहेबगंज पाकुड़ की, जो पाकुड़ स्पेशली हम लोग बात करें, सुनी चुहा जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ की जो रॉक है, यहाँ के जो चिप्स है, पूरे इंडिया में फेमस है, ठीक है, या यूं कहे पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इतनी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे चिप्स मिलती है। तो ये झारखंड में आपको काफी ज्यादा मिलेगा बेसाल्ट, ठीक है। तो राजमहल वाला एरिया में भी आपको मिलेगा, ठीक है, वो साहेबगंज और पाकुड़ वाला एरिया में मिल जाएगा। दिस इज बेसाल्ट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो सब वॉल्केनिक। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि जो बेसाल्ट है वो कहाँ मिलता है, तो अर्थ के ऊपरी भाग में मिलता है, क्वेश्चन आ सकता है। और ये मैग्मा के कूलिंग होने से होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे सब वॉल्केनिक, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हाइपोथेसल, ठीक है। तो इसे हम दो नाम से जानते हैं। अब ये क्या है, देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। अब सब वॉल्केनिक रॉक जो है, ये इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक है, मतलब इग्निस रॉक ही है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेगा, 2 किलोमीटर नीचे मिलेगा। तो जैसा कि हमने कहा कि सरफेस में मिलती है कौन सा, तो सरफेस में मिलती है वॉल्केनिक। सब वॉल्केनिक उसके नीचे मिलेगी आपको, कितने नीचे, 2 किलोमीटर नीचे में मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा है भाई, क्वाड इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछ देगा डायरेक्ट। क्वाड इज अ टाइप ऑफ रॉक, ऑप्शन दे देगा, वॉल्केनिक रॉक, ऑप्शन बी सब वॉल्केनिक रॉक, ऑप्शन सी और भी बहुत सारे ऑप्शन रह सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरह से क्वाड में आपको टिक करना है सब वॉल्केनिक रॉक। यदि सब वॉल्केनिक नहीं ऑप्शन में रहेगा और सीधे आपके ऑप्शन में रह जाएगा, मान लीजिए इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, तब आंसर हो जाएगा आपका इग्नियस रॉक, क्योंकि ये जो है इग्नियस रॉक का ही टाइप है, समझ रहे बात। चलिए, क्योंकि हमने कहा इग्नियस रॉक को अलग अलग भाग में बांट सकते हैं, एक वॉल्केनिक हो गया, दूसरा हो गया सब वॉल्केनिक, समझ गए बात। तो सब वॉल्केनिक आपको नीचे में मिलेगा, 2 किलोमीटर नीचे में। चलिए आगे हम लोग बात करें तो डोलेराइट हो गया, जेनेसिस हो गया, तो ये आपका इसका एग्जांपल है। आगे हम लोग बात करें
तो प्लूटोनिक रॉक, ये प्लूटो से नाम से आया है इसका, ठीक है। और कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कंसिडरेबल डेप्थ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से कि कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कंसिडरेबल डेप्थ ऑप्शन में दे दिया गया है और ऊपर में लिख दिया गया है प्लूटोनिक रॉक इज नोन एज, या ऐसे क्वेश्चन आया था, कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कंसिडरेबल डेप्थ इज नोन एज, ठीक है। तो रॉक फॉर्म्स इज, ऑप्शन में प्लूटोनिक रॉक मतलब हो सकता है या अलग रॉक हो सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कंसिडरेबल डेप्थ, मतलब और नीचे आप यदि जाओगे तो आपको ये मिलेगा प्लूटोनिक रॉक। समझ गए बात? ये काफी स्ट्रांग होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की होती है, ठीक। इन चीजों को याद रखिएगा। तो ग्रेनाइट और डोलेराइट ये एग्जाम्पल है, काफी ठोस होती है ये, ठीक है। तो प्लूटोनिक रॉक का यूज कैसे करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कोई भी जो किचन वगैरह में जो सरफेस होता है, या कोई स्कूल कॉलेज में जो नीचे में बनाया जाता है ना, नीचे जमीन में, काफी महंगा होता है, ठीक है। तो ये ग्रेनाइट का ये यूज होता है। आगे हम लोग बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, इससे सवाल पूछे गए हैं। सेडिमेंट्री रॉक काफी इंपॉर्टेंट रॉक है। सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब समझते हैं, सेडिमेंट का मतलब है नदी बह रही है और नदी बहते बहते उसकी जो मिट्टी है वो जमा होती है धीरे धीरे, साइड में जमा हो सकती है या नीचे जमा हो सकती है, साइड में जो जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, इससे बनती है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ऑन नियर द अर्थ सरफेस इन contrast to metamorphic rock and igneous rock which are formed deep within the earth। तो मेटामॉर्फिक रॉक और igneous रॉक जमीन के नीचे में मिलेगा, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो जमीन के ऊपर में मिलेगा, ठीक है। हालांकि igneous रॉक आपको ऊपर में भी मिलता है वॉल्केनिक टाइप में, लेकिन igneous रॉक नीचे में भी मिल सकता है, बट सेडिमेंट्री रॉक नीचे नहीं मिलता ज्यादातर, तो ऊपरी सरफेस में मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर सैंडस्टोन, मडस्टोन और लाइमस्टोन इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। याद रखिएगा, सवाल यहीं से पूछ देगा कि सैंडस्टोन इज अ टाइप ऑफ रॉक, ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि पहले डिपोजिशन होगा, फिर कॉम्पैक्ट, मतलब पहले जमा होगा, फिर कॉम्पैक्ट होगा, मतलब कि आपस में ऐसे करके पूरा जुड़ेगा, उसके बाद सीमेंटेशन, उसके बाद बहुत जोर से, मतलब कि सीमेंटेशन मतलब इतना हार्ड हो जाएगा कि सीमेंट टाइप का हार्ड हो जाएगा, उसे कहते हैं सीमेंटेशन का, टाइटली पैक हो जाती है, तब जाके स्टोन बनता है। ये तीन प्रोसेस से गुजरता है सेडिमेंट्री रॉक। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये इरोजन से बनता है, ये आप समझ रहे हैं कि जो पत्थर है वो घिसते 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 सेडिमेंट बनता है, तो ये इरोजन से बनता है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो हम लोग इरोजन को क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं हिंदी में, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इरोजन को क्या अपरदन बोलते हैं या अपेक्षाई बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। चलिए मेटामॉर्फिक रॉक की हम लोग बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है, तो मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है वो सेडिमेंट्री रॉक से ही बनती है, मतलब कि एग्जिस्टिंग जो रॉक है, पहले से जो रॉक बनी हुई है, उससे मेटामॉर्फिक जो है रॉक वो बनेगा। कैसे बनेगा सवाल उठता है। तो सर सूरज बाबा जो है उनका हीट पड़ेगा, मान लीजिए केमिकल एक्शन होगा, कभी एसिड रेन हो गया, ठीक है, H2SO4 की या HNO3 की, आपको पता है एसिड रेन कैसे बनता है। तो एसिड रेन जो है होती है, इससे जो है रॉक धीरे धीरे खराब हो जाती है और ये टूटती है, ब्रेक होती है, जिससे मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। समझ गए बात? तो ये फॉलिएटेड स्ट्रक्चर का होता है, तो टूटने के कारण ये फॉलिएट होता है। फॉलिएट का मतलब परतदार, यहाँ पे ये होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेनाइट बिकम्स जेनेसिस, ठीक है। तो ये ग्रेनाइट जो है वो फॉर्म हो जाता है इस रॉक में। बेसाल्ट जो है वो लेटेराइट में या सिस्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो है बेसाल्ट जो है वो लेटराइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एग्जांपल है मेटामॉर्फिक का। लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, ये मार्बल किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक का। मड स्टोन जो है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक का, ठीक है। तो मड स्टोन एग्जांपल नहीं है, ये तो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। समझ गए बात? तो ये लाइम स्टोन वगैरह तो हम लोग किस में पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है। चलिए अब आगे आगे हम लोग चलेंगे और कुछ मैंने पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया है, आप देख लीजिए एंथ्रासाइट जैसे एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो ये जो सारी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एंथ्रासाइट क्या होता है, बिटुमिनस लिग्नाइट, पीट लिग्नाइट एंथ्रासाइट, ठीक है, बिटुमिनस एंथ्रासाइट। तो ये एंथ्रासाइट जो है कोल का ही एक टाइप है, तो वो जो है इसी मेटामॉर्फिक रॉक का ही उदाहरण है। तो परतदार होती है ना, कोयला कैसे होती है, परतदार होती है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन भी इसकी, मतलब कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो स्ट्रक्चर के आधार पर रॉक को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो स्ट्रक्चर के आधार पर आप कर सकते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक, मतलब अभी जो हमने पढ़ा था वो ओरिजिन के आधार पर पढ़ा था, अब हम लोग इसको फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग करेंगे। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक में जैसे सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, मड स्टोन हो गया,
ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड जो है वो अलग अलग होने वाला रॉक, तो स्ट्रेटिफाइड रॉक। उसके बाद अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, जो अलग अलग बिल्कुल ना हो, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो, आपस में ग्रेन उसका मिला हुआ हो, इसे हम कहते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। एग्जांपल के तौर पर ग्रेनाइट, ट्रैप, मार्बल, एग्जांपल याद रखिएगा। उसके बाद फॉलेटेड रॉक, तो दे हैव फॉलेटेड स्ट्रक्चर अलोंग द प्लेन्स ऑफ फॉलेशन, दे स्प्लिट इजीली, तो ये स्लेट होगा, इसमें ज्यादा परत आपको देखने को मिलेगा। फॉलेटेड में ज्यादा मतलब परतदार होती है, और स्लेट हो गया, ये एग्जांपल इसका है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। तीसरा तरीका केमिकल क्लासिफिकेशन, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सिलिशियस रॉक्स, तो जो मिट्टी से, सिलिशियस मतलब मिट्टी, तो इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो सिलिका होता है, जो ऊपर में आप देखते हैं ना SiO2, ये क्या है, सिलिका है। तो सिलिका जो है, दिस रॉक्स आर हार्ड एंड ड्यूरेबल, ये हार्ड होता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ट्रैप हो गया, सैंडस्टोन हो गया। उसके बाद आर्गिलेशियस रॉक, ठीक है। तो ये क्या है, क्ले इज द मेन कंस्टिट्यूएंट, इसमें क्ले जो है मेन कंस्टिट्यूएंट, ये सवाल यहां से पूछेगा। क्ले, क्ले जो है इसका मेन कंस्टिट्यूशन होता है। दिस रॉक्स आर ब्रिटल, दे कैन नॉट विदस्टैंड जो है सॉक्स, ये सॉक को विदस्टैंड, मतलब सॉक यदि लगेगा तो ये उसको झेल नहीं पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्लेट, लैटेराइट, बहुत जल्दी ये सॉक में टूट जाएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा जगह पे उसको यूज नहीं करेंगे जहां पे सॉक ज्यादा आता हो। आगे हम लोग बात करें तो कैलकेरियस, ठीक है, तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिले उसको बोलते हैं कैलकेरियस जो है रॉक। जैसे लाइम स्टोन, मार्बल, तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, मतलब कैल्शियम आपको मिल रहा है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसलिए इसे कैलकेरियस रॉक बोलते हैं। आगे हम लोग बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, विशेषता क्या होगा गुड बिल्डिंग स्टोन्स का, ठीक है। तो सबसे पहले जो विशेषता है, इट शुड पोजेस द ग्रेन, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, फाइन जो है उसकी साइज होनी चाहिए, ग्रेन, ग्रेन मतलब साइज जो है उसकी फाइन होनी चाहिए। यूनिफॉर्म एंड प्लीजिंग कलर होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सॉफ्ट पैचेस, फ्लॉज एंड क्रैक, क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। द मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, लोड बेयरिंग वॉल के लिए। उसके बाद इट शुड नॉट अब्सॉर्ब मोर देन 5% वाटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन एट्रिशन टेस्ट इट शुड नॉट शो वियर ऑफ मोर देन 2% से ज्यादा वियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एट्रिशन टेस्ट क्या होता है, तो एट्रिशन टेस्ट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आगे मैं इसको मैंने दिखाया है कि एट्रिशन टेस्ट क्या होता है। तो ये गोल गोल घूमता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इसमें एक रीडिंग होती है, यहाँ पे आपको एक रीडर मिलता है, रीडर। इसमें क्या होता है कि आप इसको घुमाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये घूमेगी इस तरह से, ऐसे ऐसे करके ये घूमती है, ये वाला जो ड्रम है ना, ये 30 डिग्री पे ऐसे करके लगा होता है, 30 डिग्री पे, और ये ड्रम ऐसे ऐसे करके घूमती है, ठीक है। और घूमने के दौरान इसमें क्या होता है कि पहले सीब हम लोग लेते हैं, सीब का मतलब छन्नी, छन्नी में पत्थर को हम लोग डालते हैं और उसको छान लेते हैं, और जो हमें साइज चाहिए होता है उसे हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे इसका, यहाँ पे ये खोलने वाला होता है, इसको हम लोग डाल देते हैं इसमें। जैसे ही इसमें डालेंगे, मैं आगे एनिमेशन कोशिश करूंगा दिखाने की, जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे डालने के बाद क्या होगा कि ये अंदर चला जाएगा, हम इसका ढक्कन को बंद कर देंगे, उसको घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, इससे घुमाने से क्या होगा कि इसमें वियर आएगा, घिसेगा ये, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग रोटेशन करते हैं, लगभग 500 से 1000 रोटेशन, कहीं बुक में 10,000 रोटेशन लिखा रहता है, तो 500 से 1000 रोटेशन इसमें ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ए से लेकर डी तक जो होता है वो 500 रोटेशन, और EFGH जो होता है उसमें 1000 रोटेशन दिया जाता है। तो सिंपली आप समझिए ऐसे रोटेट करते हैं इसको, ज्यादा आपको पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एट्रिशन से। तो आगे हम लोग उसको करेंगे क्या क्या, उसमें फॉर्मूला क्या होता है, आगे हमने उसको किया है, ठीक है। उसके बाद टफनेस इंडेक्स शुड बी मोर देन 10 होना चाहिए ज्यादा। टफनेस का मतलब है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिसिटी डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें, इट शुड हैव गुड रेजिस्टेंस टू शॉक, शॉक जो है प्रूफ होना चाहिए। एक आपका मान लीजिए स्टोन यूज कर रहे हैं, तो शॉक प्रूफ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ज्यादा दिन तक चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज यूज किया कल खत्म हो जाएगा, ऐसा यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। शॉक जो स्टोन होना चाहिए वो ड्यूरेबल होना चाहिए, ज्यादा दिन तक चलना चाहिए। उसके बाद है क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है कि स्टोन को निकालना एक रॉक बेड से। देखिए हम लोग बात करें स्टोन की, तो इसमें लेयर होता है, सबसे पहले टॉप लेयर होगा, तो नीचे जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं बेड रॉक, ठीक है, बेड रॉक। तो ये सॉयल का जो है फॉर्म होता है, मतलब सॉयल का, यहाँ पे आप पूरा होराइजन देखते हैं। तो यहाँ पे बेड रॉक की हम लोग बात करें तो सबसे नीचे वाला बेड रॉक होता है। तो जो रॉक है बेड रॉक से जब हम लोग निकालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो क्वेरिंग कैसे कैसे मेथड है, इसका यूज आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला
जो वेजिंग मेथड में क्या करते हैं, एक हम लोग क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक रॉक है, रॉक में ऊपर से यहाँ पे वेज डाल देते हैं। वेज का मतलब है नुकीला चीज हम लोग डाल देते हैं, और डालते हैं और यहाँ से हैमरिंग करते हैं, ठोकते हैं उसको, और ठोकते ठोकते क्या होगा, ये दो पार्ट में इस तरह से ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा बीच से। इसे कहते हैं वेजिंग मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस में यूज हो जाएगा, ये हैमरिंग वाला इतना आसान काम तो है नहीं, तो ये होगा सॉफ्ट में, जो स्टेटिफाइड है, जो पहले से स्टेटिफाइड है, ठीक है, जिसको आप फाड़ोगे तो मतलब कि वो परत में डिवाइड हो जाएगा, उसमें कर सकते हो। कॉस्टली स्टोन में हम लोग कर सकते हैं इसको, कॉस्टली स्टोन जितने भी होते हैं उसमें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और इसमें वेस्टेज काफी कम होता है, ठीक है। तो वेस्टेज इसलिए कम होता है, इससे हम लोग ब्लास्ट करेंगे, ब्लास्टिंग भी एक मेथड है, तो ब्लास्ट में वेस्टेज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ब्लास्ट से कितना उड़ जाता है, बट इसमें आपका वेस्टेज कम होता है। समझ के बाद चलिए आगे हम लोग बात करें तो क्वेरिंग यूजिंग हैंड टूल। अब हाथ हथौड़ा छेनी लेके आप यूज करिएगा, उसको बोलते हैं हैंड टूल, फालतू वाली चीज। उसके बाद क्वेरिंग यूजिंग चैनलिंग मशीन, चैनलिंग मशीन में आप यूज करते हैं ऐसे करके, ठीक है, आप चैनल बना देते, एक पत्थर है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे होल ड्रिल करेंगे और चैनल बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से एक रॉक आप यहाँ से काट के निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं चैनलिंग मशीन। तो इसमें होता क्या देखिए, ये जो लार्ज साइज का जो स्टोन होता है उसके लिए यूज होता है, और सॉफ्ट रॉक के लिए यूज होता है, मार्बल वगैरह का परत परत करके निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। और चैनल्स आर 50 to 75 mm वाइड एंड इतना डेप्थ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका चैनलिंग विद मशीन वेज है, उसके बाद देखिए जैसे चैनल करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेज डाल देंगे, जैसे हमने वेज डाला था, और हथौड़ा लेके अलग अलग कर देंगे। समझ के बाद चलिए आगे हम लोग बात करें तो क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग। तो क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग मतलब ब्लास्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो सिम्फर में काम किए हुए होंगे उनको पता होगा, उनको भेजा जाता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जो अभी तो वहां पे नहीं है, हालांकि बीटीएससी उसने निकाल दिया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो है होता ये है कि ब्लास्टिंग किया जाता है, तो ये ड्रिल करके अंदर में जो है एक्सप्लोजिव डाला जाता है, विस्फोटक डाला जाता है, डायनामाइट वगैरह, और उससे जो है बिल्कुल तोड़ दिया जाता है स्टोन को, ठीक है। तो अगल बगल का एरिया जो है वो उससे भूकंप वगैरह भी मतलब कि वाइब्रेट वगैरह होने लगता है, ठीक है। तो ये ऐसे जगह पे किया जा सकता है जहां पे अगल बगल आबादी कम हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोरिंग, चार्जिंग, ये आपने समझ लिया। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ प्रॉपर साइज शेप एंड फिनिश टू रफ ब्रोकन स्टोन एज ऑब्टेन फ्रॉम द क्वेरी। तो क्वेरी से जैसे मिला आपको, अब उसको प्रॉपर साइज हम लोग देंगे, फिनिश देंगे, ताकि दुकान तक उसको हम लोग पहुंचाएंगे, तो उसे कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, तो हैमर का फेस का यूज करते हैं, उसके बाद चीजल यूज करते हैं, चीजल जो चीज होती है आपको पता है, उसके बाद पॉलिश फेस का यूज करते हैं, ठीक है, पॉलिश करने वाले जो फेस होता है, उसके बाद टूल्ड फिनिश का यूज कर सकते हैं आप लोग। तो ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें सीजनिंग ऑफ स्टोन। अब सीजनिंग क्या, इट मींस एक्सपोज टू द स्टोन इन ओपन एयर फॉर पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने देर तक आप सीजनिंग करते हो, तो यहाँ पे 6 to 12 मंथ आप डेटा याद रखिएगा, इस तरह के सवाल जेई में पूछे गए थे पिछले बार, ठीक है। इट रिमूव स्क्वेरी सैप एंड मेक्स द स्टोन हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि आप ऐसा करते हैं ओपन एयर में 6 से 12 महीना तक रखते हैं, तो इससे क्या होता है, मतलब कि इससे जो है क्वेरी सैप जो है रिमूव क्वेरी से, मतलब कि जैसे मान लीजिए पत्थर को आप खदान से निकाल के आए, उसके बाद 6 से 12 महीना आपको रखना है इसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्वेरी जो सैप है वो हट जाएगा, ठीक है, और स्टोन जो है वो हार्ड और कॉम्पैक्ट बनेगा। सवाल आपके मन में आया कि क्वेरी सैप होती है, क्वेरी सैप का मतलब मॉइस्चर वगैरह, जब आप स्टोन को तोड़ोगे तो अंदर वाला स्टोन में मॉइस्चर हो सकता है, तो वो ड्राई आउट हो जाएगा, वो निकल जाएगा। समझ के बाद चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। स्टोन को कैसे आप संरक्षित रखोगे, ठीक से रखोगे, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, ताकि स्टोन ज्यादा दिन तक आपका टिका रहे, काम करता रहे। तो लिंसीड ऑयल आप यूज कर सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ एलम यूज कर सकते हो, ठीक है, फिटकरी से कहते हैं, सोप यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, कोल टार यूज कर सकते हैं, पेंट या पैराफिन आप यूज कर सकते हैं। समझ के बाद चलिए आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आपको दिमाग में रखना है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन में ये सारी चीजें यूज होती हैं, तो एग्जाम में हालांकि नहीं पूछेगा हालांकि। उसके बाद हम लोग बात करें टेस्ट ऑन स्टोन, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें तो फील्ड में टेस्ट करेंगे हम लोग, फील्ड में, ठीक है, लेबोरेटरी में एक टेस्ट होती है, एक फील्ड में कहीं पर आप काम कर रहे हैं वहां पे आप टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो स्मिथ टेस्ट होता है। क्या होता है भाई, इट इज टू चेक वेदर द स्टोन कंटेन्स मडी, क्या मडी सब्सटेंस तो नहीं है, ठीक है, कहीं मिट्टी तो नहीं है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं, किसको, पत्थर को, ठीक है, जो क्वेरी करके आपने लाया है
मतलब खदान से निकाल के लाए हैं आप लोग, उसको 24 घंटा तक, कितने घंटा तक, 24 घंटा तक आपको याद रखना पड़ेगा, कितने घंटा तक, यही एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो 24 घंटा तक आपको रखना है स्मिथ टेस्ट में। और उससे क्या होगा कि मिट्टी निकल जाएगी और उसको स्टीयर कर लीजिए, घोल लीजिए और पत्थर छान कर निकाल लीजिए, हो गया काम खत्म स्मिथ टेस्ट। उसके बाद टफनेस टेस्ट। तो टफनेस, स्टोन जो है इज हिट, स्टोन में हिट करते हैं और एक आवाज आती है उसमें, खूबसूरत सी आवाज, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि जौहरी हीरा को पहचान सकता है, वैसे ही, ठीक है। तो मतलब कि पत्थर तोड़ने वाले जो होते हैं वो पहचान सकते हैं इस साउंड को, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टोन जो है ये बताता है कि कौन सा स्टोन है, ठीक है। हालांकि पत्थर तोड़ने वाले नहीं, इंजीनियर बता सकते हैं, मैं मजाक कर रहा था। उसके बाद हम लोग बात करें तो हार्डनेस टेस्ट की हम लोग बात करें, तो मोस्ट हार्डनेस में बी फाउंड बाय स्क्रैचिंग द स्टोन विद नाइफ। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, हार्डनेस का मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल विच स्क्रैचेज, विच कैन स्क्रैचेज ए मटेरियल। यदि कोई भी मटेरियल आपके मान लीजिए स्किन में स्क्रैच कर रहा है या कहीं भी स्क्रैच करने की उसकी क्षमता है, तो हम बोलेंगे वो मटेरियल हार्ड है। समझ के बाद, चलिए। तो यही है कि यदि स्क्रैच कर सकता है, मतलब समझ रहा है, मोस्ट हार्डनेस में बी फाउंड स्क्रैचिंग द स्टोन विद नाइफ। तो नाइफ से आप स्क्रैच कर देंगे तो आप हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं। तो कई प्रकार के इसमें टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको ब्रिनल हार्डनेस वगैरह आपने शायद किया भी होगा टेस्ट, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, इंडेंटेशन टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, लेबोरेटरी वगैरह में होता है वो, मगर हमें अभी बात करनी है फील्ड टेस्ट की। अब हम लोग आएंगे लेबोरेटरी टेस्ट की, जो लैब में आप कर सकते हो। सबसे पहला क्रसिंग स्ट्रेन टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 40x40, ठीक है, एलबीएच है, क्यूब का आप यूज करेंगे टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। लोड इज अप्लाइड इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, लोड अप्लाई किया जाता है कंप्रेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम पूछ सकता है कि क्या ये टेंसाइल किया जा सकता है, करता है, या कंप्रेशन, तो कंप्रेशन होगा यहाँ पे। एट द रेट ऑफ 40 न्यूटन पर mm, ठीक है, स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया गया, फोर्स की यूनिट, आपको पता है स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। स्टोन यहाँ पे कंप्रेसिव जो है फोर्स लगाया जा रहा है। अब स्टोन विद क्रशिंग स्ट्रेंथ मोर देन 100 न्यूटन पर इज सेटेड एज गुड स्टोन। तो गुड स्टोन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये आपको टेस्ट करना है, यदि उससे कम है तो वो स्टोन अच्छी नहीं है। समझ गए बात, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्रशिंग टेस्ट। तो यहाँ पे ये वाला पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कितनी होनी चाहिए, तो 100 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो वाटर एब्जॉर्प्शन स्टेज, मतलब एक स्टोन वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, 24 घंटे के लिए वाटर में डुबा देते हैं, और ये 0.6 से ज्यादा जो है नहीं होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन स्टेज। उसके बाद है डेवल एट्रिशन टेस्ट, या इसे एट्रिशन टेस्ट भी कहते हैं, ये या इसे एब्रेशन टेस्ट भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये एट्रिशन टेस्ट आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार की मशीन होती है, 30 डिग्री में झुकी होती है, ये इसमें मोटर लगा होता है, जनरली 1 HP का मोटर इसमें लगा रहता है, ये मोटर से जुड़ा होता है जो कि ऐसे करके उसको घुमाता है, ठीक है। और यहाँ पे रीडिंग रहती है, रीडिंग, ये रीडिंग बताती है कि कितना रिवॉल्यूशन हुआ है। तो ये ऐसे करके रिवॉल्यूशन करेगा, रिवॉल्यूशन घूमेगा। तो घूमते घूमते आप क्या करेंगे, इसमें मैंने कहा कि सीब से, मतलब कि छन्नी से, जैसे बालू छानते हैं ना, देखा आपको पता है, तो वैसे ही पत्थर छानने की सीविंग होती है। तो उसमें हम लोग सीविंग में उसमें डालते हैं पत्थर को, और जो डिजाइन मटेरियल है, डिजाइन जो पत्थर है उसको हम लोग इसमें डालेंगे, और इसको हम लोग घुमाएंगे, और इससे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या वियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वियर हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं, कहीं घिस तो नहीं रहा है, घिस रहा है तो कितना घिस रहा है, तो यही टेस्ट है डेवल एट्रिशन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होना चाहिए, देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। मान लीजिए वेट 1 जो है ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट जो आपके पास था, ठीक है, जो पत्थर आपके पास था, पत्थर के जो टुकड़े थे, वो आपने, आपके पास जो सैंपल में था उसका आपको पहले वेट निकाल लेना पड़ेगा, आपको उसको पहले वजन कर लेना होगा। उसके बाद आप उसमें डाल दिए उसको, एग्रीगेट को छानने के बाद, ठीक है, सीविंग से डालने के बाद आप उसका निकाल लीजिए उसको बाहर, उसको फिर से वेट करिए, जितना भी डस्ट पार्टिकल है उसको हटा देना आपको, ठीक है। आप उसका फिर से करिए तो घटेगा ही, ठीक है, कितना घटेगा उससे वो आपको देखना है। तो दोनों का माइनस कर दीजिए, कितना घट रहा है, W1 माइनस W2, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए और बाई W1 कर दीजिए, और ये निकाल लीजिए, और आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी कितनी एट्रिशन वैल्यू आई है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें लॉस एंजलिस, ठीक है, एब्रेशन टेस्ट। तो इट इज कंडक्टेड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोन टू सरफेस वियर, ये भी वियर टेस्ट ही होती है, ठीक है। और ये जो टेस्ट है एब्रेशन टेस्ट, ये काफी जगह यूज होती है। जैसे मैंने एक ट्रेनिंग की थी मेगा रबर में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, ऑटोमोबाइल से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, हालांकि मेरा मैकेनिकल ब्रांच है, बट
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा, कई सारे ब्रांच से मेरा इंटरेस्ट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे जो है रबर की जो जैसे नट बोल्ट लगती है ना, एक बोल्ट जो लगता है हमारे रबर मटेरियल में, तो वो जो बोल्ट लगेगा उसकी एब्रेशन टेस्ट होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वो एब्रेसिव कैसे होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। एब्रेशन टेस्ट के लिए क्या होता है, एक इस तरह की मशीन होती है, ठीक है, ये लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट इसको बोलते हैं। ये घूमती है इस तरह से, ऐसे करके ये घूमती है, रिवॉल्यूशन लेती है, ठीक है। तो ये जो घूमेगी, इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे अंदर में हम लोग जैसे पहले क्या करेंगे, वही छन्नी वाला काम करके एग्रीगेट को छान लेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे। इसमें पत्थर के साथ साथ मतलब एग्रीगेट के साथ साथ हम लोग बॉल भी डालते हैं, स्टील बॉल इसमें हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। स्टील बॉल हम लोग डाल देते हैं और इसको हम लोग तेजी से घुमाते हैं। जैसे ही घूमेगा वो स्टील बॉल क्या करेगा, उस पर मतलब एब्रेशन करेगा, मतलब उसमें पत्थर में जो है ऐसे करके मारेगा, ठीक है। तो यदि हमें मान लीजिए कोई नट बोल्ट का करना है तो नट बोल्ट उसमें डाल देते हैं, और छोटे छोटा जो है मतलब कि हम लोग जो स्टील बॉल छोटे छोटे डाल देते हैं, बहुत छोटे छोटा, वो ऐसे करके एब्रेशन करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक तरह से फ्रिक्शन भी जनरेट हो जाता है, साफ भी हो जाता है, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ स्टील के लिए, ठीक है। मगर हम लोग बात करें सिविल के लिए अभी, तो हमने अभी क्या डालना है, पत्थर डालना है और स्टील का बॉल डाल देना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग स्टील बॉल डालेंगे, पत्थर डालेंगे, उसके बाद क्या होगा कि फाइनली जो है हम लोग देखेंगे कितना वियर हो रहा है, और हम लोग टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे रिकमेंडेड जो वैल्यू होनी चाहिए वो B2 जो है वो 30% से 30% होना चाहिए, और बेस कोर्स के लिए 50%। तो इस तरह के टेक्निकल टर्म का यूज किया जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आपको डेटा याद रखना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू, तो वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग फ्रॉम 1.75 mm, तो एमएम सीब का जितना भी 1.7 mm का, मतलब ये जो सीब आप यूज कर रहे हैं, तो इसके जो ये है ना, ये 1.75 mm का रखिए, और उसमें जो है आप डाल दीजिए एग्रीगेट को, एग्रीगेट को डाल के पास करिए, ठीक है। और जो फालतू चीज है वो निकल जाएगी। उसके बाद एग्रीगेट को आपको मशीन में डाल देना है, और क्या करना है, उसका वेट आपने पहले लेना है, उसके बाद मशीन में डालना है। तो वेट आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इंटू 100 बाई करना है टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। तो टोटल वेट जो एग्रीगेट है, ठीक है, मतलब आपके पास जितना एग्रीगेट की वेट थी, ठीक है, वो वेट से आपको डिवाइड करना है, मतलब दिस इज W1 और दिस इज W2, तो W2/W1 इंटू 100। तो ये इसकी फॉर्मूला हो जाएगी, समझ गए बात। तो ये हो गई एब्रेशन वैल्यू। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इन चीजों को समझिएगा, वैल्यू हमने ऑलरेडी बता दिया। आगे हम लोग करेंगे इम्पैक्ट टेस्ट की, ठीक है। तो इम्पैक्ट टेस्ट मशीन कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेम विद गाइड्स, अ मेटल हैमर वेइंग इतना, फॉल फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से मेटल हैमर गिराया जाता है और इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि मतलब टूटता है कि नहीं, ठीक है, अंबुजा सीमेंट से बना है या नहीं, ऊपर से देखा जाता है, ठीक। मतलब कि पत्थर है मान लीजिए, ऊपर से हमने हैमर गिरा देना है और देखेंगे कि इम्पैक्ट होता है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज होती है। यहाँ पे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो देखिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स टफनेस प्रॉपर्टी, टफनेस बताती है, ठीक है। तो इम्पैक्ट को वो झेल पा रहा है नहीं, वो ये बताएगी, ठीक है, कहीं ब्रेक तो नहीं हो जा रहा, कितना वो मतलब कि उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, इस तरह की चीजें यहाँ पे होती है। तो एग्रीगेट टू बी यूज फॉर वेयरिंग कोर्स, द इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 30%, 30% से ज्यादा इम्पैक्ट वैल्यू नहीं होना चाहिए। B2 मैकेनिज्म के लिए मैक्सिमम परमिसिबल जो वैल्यू है वो 35% है, और वाटर बाउंड मैकेनिज्म वेस्ट कोर्सेस के लिए मैक्सिमम परमिसिबल जो वैल्यू है वो IRC की कितनी है, 40%। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, तो तीनों डेटा को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा किस तरह से, तो यहाँ पे पूछेगा एग्रीगेट टू बी यूज वेयरिंग कोर्स, वेयरिंग कोर्स पूछ देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपसे यहाँ पे B2 मैकेनिज्म पूछ देगा, तो 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका बाउंड मैकेनिज्म पूछ देगा, ठीक है, तो ये 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए बात। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसिड टेस्ट की। अब एसिड जो है आपको झेल पा रहा है कि नहीं, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। सैंड स्टोन्स आर चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। हमें पता है कि जब भी आप एसिड डालोगे और ये बेस है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि क्या इसमें है क्या। तो जैसे ही मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है और उसमें आप क्या डाल रहे हैं, तो इसमें आप डाल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा, CaO Cl2, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, CaO Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, CaO, देखिए यहाँ पे, देखिए कैल्शियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड इज प्रेजेंट, इफ कैल्शियम क्लोराइड इज प्रेजेंट एजेस आर ब्रोकन एंड पाउडर इज फॉर्म। यदि कैल्शियम क्लोराइड इसमें रहेगा तो एज फॉर्म होगा, और वो जो मतलब कि वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है,
और पाउडर में ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कहीं कैल्शियम मतलब तो है नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट को चेक करने के लिए, क्योंकि किसी में यदि कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती। जैसे मार्बल की हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा मजबूती में वो काम नहीं लाके मतलब लाया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए